सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से प्यारी सी नमस्कार। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। लवक क्या है, उसके बाद हम न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो हम और भी आपको देते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। अगर ये चीज़ आपकी पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो कुछ मिलेगा आपको बहुत कुछ अलग मिलने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छा है, पढ़ लिया तो भी आप एक बार स्पीड करके भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आजकल जैसे यूट्यूब पे चैनल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं से पढ़ भी लिया होगा। मैं नहीं कहता नहीं पढ़ा, तो सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है। हमने पीछे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है ना, कोशिका भित्ति, झिल्ली वगैरह पढ़ी थी और ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लास्टिड। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्लास्टिड स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा प्लास्टिड। ठीक है, पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, बहुत हेल्पफुल आपके लिए। आपका प्यार बनाए रखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब करने का फायदा भी नहीं है। ठीक है, लवक क्या है? लवक ये इस प्रकार से लिखता हूं मैं, याद रहेगा। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। ठीक है ना, पहली बात याद रह जाती है आपको लिखी हुई। यानी ये क्या है? सबसे बड़ा पादप कोशिका में, पादप कोशिकांग है। यानी ये सबसे बड़ा क्या है? कोशिकांग है, याद रखो। ठीक है, वैसे क्या होता है? न्यूक्लियस बड़ा होता है सबसे। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस बात को। जंतु कोशिका में तो ये होता है। छोटे की बात करें तो छोटा दोनों में राइबोसोम होता है, बता देता हूं। चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, यानी जंतु कोशिका हो या क्या हो, पादप कोशिका। जंतु कोशिका या पादप कोशिका दोनों में छोटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट, राइबोसोम। और बड़े की बात करें तो जंतु कोशिका में बड़ा कौन सा है? केंद्रक है। ठीक है, जंतु में केंद्रक है। और पादप कोशिका में बड़ा कौन सा है? तो लवक यानी प्लास्टिड है। दोनों बात को याद रखना है। ठीक है, अगर ये दोनों बात आपको बता सकती है तो यहाँ से मैंने फिर भी ये बात लिखी है, सबसे बड़ा क्या है? कोशिका में। ठीक है, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? ये जो कोशिका है ना, ठीक है, कोशिका के अंदर बहुत ही अच्छा एक, आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अंदर ये होता है, इसकी खोज किसने की? तो ये लिख लो आप, डिस्कवर्ड। किसने खोज की? तो हेक्टल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना, इसकी खोज किसने की? तो हेक्टल ने की थी। ठीक है, उसके बाद इसका नाम जो कॉइन किया गया था, यानी इसका नाम दिया गया था ना जो, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिम्पर। कौन सा वैज्ञानिक था? सिम्पर। ठीक है, नाम किसने दिया? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, क्या ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है? यानी ये क्या है? दबी झिल्ली वाला, यानी आप ऐसे लिखो उसको, दोहरी झिल्ली वाला। यानी क्या है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। देखो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो दोहरी झिल्ली वाला हमारे पास क्या था? एक दोहरी झिल्ली वाला माइटोकॉन्ड्रिया था। एक हमारे पास क्या आ गया? प्लास्टिड आ गया। और एक दोहरी झिल्ली वाला और पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। हम केंद्रक भी दोहरी झिल्ली वाला होता है, लिख लो इस बात को। लवक भी क्या है? दोहरी झिल्ली का है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी, इनके ऊपर क्या पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कंफ्यूज नहीं होना,
दोहरी झिल्ली पड़ जाती है, ठीक है, याद भी बात क्लियर है। तो ये दोहरी झिल्ली वाला क्या है, इसके अंदर अपना क्या होता है, डीएनए भी होता है। और डीएनए कौन सा होता है, तो आप कौन सा देना, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है ना। मेन डीएनए नहीं होता है इसके अंदर, मेन डीएनए सिर्फ कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। लेकिन ये डीएनए अपना डीएनए रखता है। यानी आपसे पहले भी पूछा गया था कौन सा कोशिका में जो डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है। लेकिन लव क्या जंतु कोशिका में तो नहीं होता, पादप कोशिका में होता है। इस बात को आप लिख लो, ठीक है ना, एब्सेंट इन एनिमल सेल, आप लिख भी सकते हो। यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, लव जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो पादप कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है और लवक भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, जिसको क्या है, सर्कुलर डीएनए यानी वृत्तीय डीएनए, ठीक है ना। और इसके पास क्या होता है, अपना आरएनए भी होता है। किस प्रकार का आरएनए, 70 प्रकार का आरएनए का, सेम बात है, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आरएनए, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम किस प्रकार का, 70। तो यहाँ पे ये बात भी लिखी, इसके अंदर क्या है, वृत्तीय डीएनए भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वृत्तीय डीएनए पाया जाता है, मेन डीएनए से जो अलग है। उसके बाद इसके अंदर 70 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आरएनए भी पाए जाते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए भी इसके पास अपने खुद के होते हैं। तो आपको पूछा जाए कौन सा कोशिका है जिसमें डीएनए पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं मिले तो लवक हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया लवक दोनों दे दे, पहला का ए दे दे, दूसरे का माइटोकॉन्ड्रिया दे दे। और ऑप्शन में ए व बी दोनों, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ए व बी दोनों। कौन सा कोशिका है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर क्या रहेगा, लवक रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, लवक है, ठीक है। इसके अंदर ये डीएनए वगैरह अब ये होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, इसके 3 टाइप है। 3 बड़ी, मतलब आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके आगे सब टाइप भी होती है। एक को बोलते हो आप क्रोमोप्लास्ट, दूसरे को आप बोलते हो ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरे को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्ट का मतलब फिर क्या है, प्लास्टिक। तो क्रोमोप्लास्ट को बोलते हो आप वर्णी लवक, हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट को आप बोलोगे, ल्यूको का मतलब मैंने समझाया था, जिसके अंदर कोई रंग ना हो यानी सफेद हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक। यानी वर्ण का मतलब क्या है, रंग तो है, वर्ण का मतलब रंग, ठीक है ना। वर्णक, पिगमेंट, वर्णक, वर्ण जहां पे भी है, ठीक है ना। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोला जाता है, वर्णांधता यानी वो रंग से रिलेटेड है, वर्ण शब्द। और ल्यूको किससे संबंधित है, जिसका कोई रंग न हो। क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरो किसके लिए, हरित लवक, हरित लवक। लेकिन आपको याद ऐसे लिखना है, क्लोरोप्लास्ट याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट भी याद रखना है, क्रोमोप्लास्ट भी याद रखना है। तीनों चीजें आप याद रखोगे, और हिंदी वाले ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये याद है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हिंदी में इस प्रकार से लिखा आता है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसको लिखा मिलता है क्लोरोप्लास्ट। एक छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं आपको, टाइम लग रहा है इस चीज में, ठीक है ना, वैसे बताता नहीं कोई। तो इस प्रकार से लिखा है क्लोरोप्लास्ट, अरे ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसको ल्यूकोप्लास्ट लिखिएगा। तो इन चीजों को याद रखना है। इनके काम क्या क्या है वो चीज आगे पढ़ेंगे। फंक्शन इसके, इनके फंक्शन है तो वो क्या है, प्लास्टिक के भाग है ना, प्लास्टिक, ठीक है। तो वर्णी लवक के जो काम होंगे वो एक नाम दे दिया स्पेसिफिक, और क्या टाइप है, जो टाइप काम कर रही है तो ये करेगा। मैंने बताया भी था, फैमिली मेंबर जो भी काम करेंगे तो उस फैमिली का नाम होगा ना, ठीक है ना। आप 10 घर में मेंबर हो, कोई भी एक काम कर रहे हो लोग, तो फैमिली का पूरा का नाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। उस प्रकार से इसके फंक्शन अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके फंक्शन पढ़ने की जरूरत है, उनके फंक्शन, ठीक है ना। उनके फंक्शन उसके फंक्शन हो जाएंगे, क्लियर है बात। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अच्छा है, बढ़िया है, प्यारा सा है, जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लोक, अवर्णी लोक जिसका नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है? अवर्णी लोक। अवर्णी लोक जो है वो आपका हो गया तो कलरलेस है, यानी कलरलेस प्लास्टिड है, यानी रंगहीन। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम क्वेश्चन है, रंगहीन लवक है, जिसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है ना? क्या है? कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, कोई भी पिगमेंट इसके अंदर नहीं है। करता क्या है? इसका मुख्य कार्य है फूड स्टोरेज। क्या करता है? फूड स्टोरेज काम करता है, यानी भोजन को संग्रह करने का काम करता है, भोजन संग्रह करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट बात है, भोजन संग्रह किसमें होता है? अवर्णी लोक के अंदर होता है, पादपों के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो लार्ज नंबर में, ठीक है। इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो एक तो ये किसमें पाया जाएगा? फ्रूट, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीड जो होते हैं बीज के अंदर पाया जाएगा। उसके बाद ये कहाँ पाया जाएगा? फ्लावर के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पाया जाता है रूट में, जड़ में, यानी यह इसकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो जड़ में, ठीक है ना, फल में, फूल में और बीजों में, ठीक है ना, बीजों के लिए इसकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो एक बार फिर याद कर लो, फूड स्टोरेज भोजन संग्रह करने का काम करता है। ये वहां पर ज्यादातर पाया जाता है जहां पर फूड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। इन्हें फूड कहाँ स्टोर हो रहा होगा? फल में हो रहा होगा, या फूल वगैरह में हो रहा होगा, या बीज के अंदर क्या होगा? फूल, जैसे माल्टोज वगैरह आपने पढ़ा होगा, माल्टेज, ठीक है, माल्टोज शुगर वगैरह, तो वो क्या है? सीड के अंदर पाई जाती है, बीज में। रूट यानी पौधे के लिए, इन फ्यूचर एनर्जी के लिए, यानी लंबे समय तक अगर पौधे को कुछ समय के लिए कुछ ना मिले तो भोजन कहाँ से मिलेगा? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन होता है, उसी तरीके से रूट के अंदर भी क्या होता है? पौधे में फूड स्टोरेज होता है। किस रूप में होता है? आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है, आपको इतना याद रखना है, बाकी ज्यादा ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। दूसरी इंपोर्टेंट बात है ये, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ग्लूकोज से आपको याद भी रहता है। तो फिर ये क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीनों याद, नाम याद रखो ना रखो, लेकिन तीनों का काम याद रखो आप, ठीक है। नाम क्या है? अमाइलोप्लास्ट, सब टाइप है जिसकी, प्लास्टिड की, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट। उसके बाद आपको याद रखना है एल्लोप्लास्ट, और तीसरा आपको याद रखना है, नाम से तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अमाइलेज हमने किसके लिए यूज किया था? तो आप याद रखो, अमाइलेज एंजाइम का वो किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था, स्टार्च का पाचन कर रहा था। तो अमाइलेज क्या है? टाइप होती है अमाइलेज किस? कार्बोहाइड्रेट। तो उससे जुड़ा हुआ नाम अमाइलेज, जहां पे भी जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा, प्लास्ट है तो लोग से, यानी ये किसका स्टोर कर रहा होगा? तो आप याद रखना, स्टार्च का कर रहा है। किसका कर रहा है? स्टार्च का। स्टार्च का क्या कर रहा है? संग्रह कर रहा है। मैंने कहा था इसका प्लास्टिड का काम क्या है? फूड स्टोरेज करना। तो ये किसका कर रहा है? स्टार्च का, ठीक है। ये किसका कर रहा है? तो इसके अंदर पाई जाती है ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल। तो आप सीधा भी कह सकते हो ये किसका कर रहा है? ऑयल क्या है? फैट है, अनसैचुरेटेड होता है, फैट यानी वसा का। या आप कह सकते हो इसमें तेल की बूंदें पाई जाती है, तेल की बूंदें पाई जाती है। और आप सीधा भी कह सकते हो वसा का संग्रह करता है। दोनों बात याद रख सकते हो एक में, ठीक है, यानी एलियोप्लास्ट। क्लियर बात। उसके बाद आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, देखो ऑयल, उल्टा सा पढ़ के देखो, ऑयल ऑयल ऑयल, याद रख लो। इससे
इसमें नाम ही छुपा है। ये किसका कर रहा है? प्रोटीन का संग्रह करता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संग्रह करता है। तो तीनों बात याद रखनी है। भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? यानी लवक के अंदर। लवक जो होता है उसमें फ्यूचर के लिए क्या करता है? प्रोटीन वगैरह स्टोर कर लेता है, स्टार्च कर लेता है, ठीक है, तेल वगैरह। जैसे आपने सरसों का बीज देखा होगा, मस्टर्ड जिसे बोलते हैं। सरसों के बीज में तेल होता है, तो तेल की बूंदें किसमें भरी होती है? वो ल्यूकोप्लास्ट में भरी होती है, ठीक है ना। स्टार्च वगैरह, आलू वगैरह होते हैं, उसके अंदर क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा, तो उसके अंदर क्या मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। उसके बाद प्रोटीन वगैरह, जो अच्छे प्रोटीन के स्रोत होते हैं, जैसे आपने बादाम वगैरह लिए, तो उसके अंदर भी क्या प्रोटीन किसके रूप में होंगे? प्रोटीनोप्लास्ट जो होगा, प्लास्ट लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, उसमें भरे होंगे। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज करता है। तो स्टार्च का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। पूछेगा भोजन स्टार्च ज्यादातर कहाँ मिलता है? तो आपको मिलता है पौधों की जड़ों में, ठीक है ना। पौधों की जड़ों में कौन कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है, ठीक है। दो क्वेश्चन। स्टार्च है क्या? तो आपको आंसर रखना है कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एनर्जी सेव करता है, एनर्जी सेव इन प्लांट फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से स्टार्च के नाम से। आपके कहेगा पौधा भोजन का संग्रह किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में बात करिए, क्योंकि फ्यूचर जो भविष्य का ईंधन पौधे के लिए क्या? स्टार्च है। स्टार्च है क्या? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पौधे में भोजन संग्रह कहाँ होता है? जड़ में होता है। पौधे में भोजन संग्रह कौन सा लवक करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। पौधे में भोजन किस रूप में होता है संग्रह? स्टार्च में होता है, ठीक है ना। ये स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछेगा पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च है। न्यूट्रिएंट करवाऊंगा उसमें करिए, ठीक है ना। पौधे में भविष्य के लिए ऊर्जा संग्रह किस रूप में होती है? स्टार्च। एनिमल जो होता है, जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन स्टोर करता है, लीवर करता है, ये बात मैं बता चुका हूं। तो ये हमारा ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? खत्म होता है। ल्यूकोप्लास्ट के बाद हमारा आता है क्या? आता है जी कुछ नहीं है, क्रोमोप्लास्ट। लिखो आप, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णिलोक, ठीक। ये क्या होता है? इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट होते हैं, यानी इसमें वर्णक पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? क्या क्लॉट प्लास्टिक है, यानी एक रंगीन भाग है। क्लियर है? ये पाया कहां पे जाता है? तो ये ज्यादातर फ्रूट और फ्लावर में पाया जाता है, यानी राइपिंग जो होते हैं ना, फ्रूट होते हैं यानी पके हुए फल जो होते हैं, उसके अंदर, और फ्लावर यानी फूल के अंदर। फल फूलों में ज्यादा पाया जाता है, यानी फल और फूलों का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका आंसर देना है वर्णिलोक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है ना। इसके अंदर और क्या क्या होगा? इसके अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे? क्रोमोप्लास्ट जो है वर्णिलोक है। फलों का रंग या फूलों का रंग किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। और ये प्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर डीएनए भी नहीं पाया जाएगा। भाग तो अलग अलग है ना, सारा कुछ आरएनए वगैरह, डीएनए वगैरह इसमें भी पाए जाएंगे, तो वो लिखना डीएनए प्लास्ट जो लिखा वो सभी इसके अंदर भी होंगे, लेकिन उनको अलग अलग रंगों के आधार पे बांट दिया गया, कुछ अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो होगा ज्यादातर क्या होता है इसमें? येलो, ठीक है, ऑरेंज और रेड कलर पिगमेंट पाए जाते हैं इसमें। इसके अंदर क्या है?
पीला, नारंगी, ठीक है, और लाल रंग के क्या है वर्णक पाए जाते हैं मोस्ट। क्लियर है। फिर ये जिसके अंदर अंदर अलग अलग पाया जाता है, जैसे आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है टमाटर का लाल रंग, टोमेटो उसका रेड कलर किसके कारण है, तो आपको क्रोमोप्लास्ट के कारण है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है गाजर का लाल रंग किसके कारण है, यानी कैरेट जो है उसका लाल रंग किसके कारण है, तो आप बताओगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हल्दी का पीला रंग किसके कारण है, तो आप बता देना। चुकंदर जो होता है बीट, चुकंदर उसका जो रंग है, ठीक है, इसे टर्मरिक बोलते हैं। चुकंदर का पीला, चुकंदर का जो कौन सा रंग है, ठीक है ना, बैंगनी रंग है, वो किसके कारण है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है मिर्च का लाल रंग किसके कारण है, ठीक है। टूटने के बाद जो पत्तियां पीली हो जाती है उनका रंग किसके कारण है, पत्तियां पीली किसके कारण होती है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। मिर्च का लाल रंग किसके कारण है, ठीक है ना। प्याज का लाल रंग किसके कारण है, क्लियर है। टमाटर को करते हैं सब लाइक, टमाटर को क्या करते हैं, लाल लाल टमाटर होता है ना, उसको सब बंदे लाइक करते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, हम लाइक करते हैं लाइकोपीन, टमाटर को लाइकोपीन, यानी किस वर्णक के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, तो लाइकोपीन। गाजर को क्या बोलते हैं, कैरोट बोलते हैं, तो इसको आप लिख लो कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है ना, कैरोटीन लिख लो। यानी गाजर को क्या बोलते हैं, कैरोट, ठीक है ना, गाजर को क्या बोलते हैं, कैरोट, तो गाजर कैरोटीन, क्लियर है। हल्दी का रंग जो होता है वो पीला, हल्दी कैसी होती है, पीली होती है, और किसकी तरह होती है, कुरकुरे की तरह होती है, ठीक है ना, तो आप लिख लो कुरकुमीस। हल्दी, हल्दी कुरकुरे की तरह होती है, पीली भी होती है, कुरकुरा भी पीला होता है, तो हल्दी किसकी तरह है, कुरकुरे की तरह, तो आप याद रखो हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है, कुरकुमीस के कारण होता है। चुकंदर, चुकंदर को बोलते हैं बीट, और इसका रंग होता है विटामिन के कारण, किसके कारण होता है, विटामिन। चुकंदर जानते होंगे, सलगम जैसा काट के आपको जूस में देता है, ठीक है, बैंगनी रंग का पूरा जूस को बैंगनी कर देता है, गाजर वगैरह का जूस जो होता है, ठीक है। क्लियर है बात क्या। उसके बाद मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सिथिन, कैप्सिथिन, ठीक है ना, मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर रहेगा कैरोटीन, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। प्याज का एंथोसाइनिस, एंथोसाइनिस, आप याद कर लो इस बात को, साइनिस, ठीक है ना, चाइनीज याद कर लो, हर मतलब चाइनीज जो भी खाना है ना उसके अंदर क्या मिलता है, प्याज मिलता है, चाइनीज याद आ जाएगा, एंथोसाइनिस, ठीक है ना। और एक आपसे पूछ लिया बैंगन का बैंगनी रंग है जो, ठीक है ना, कलर कौन सा है, वायलेट, तो बैंगन का बैंगनी रंग है वो किसके कारण है, तो आपका आंसर क्या देना होगा आपको, जेंथोसाइनिस, जेंथोसाइनिस, बैंगन का बैंगनी रंग जेंथोसाइनिस। इतना ही पूछा जाता है, वैसे तो हर कोई मतलब हर चीज का रंग लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, कुछ भी होता है, वो किसी न किसी लवक के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है, लेकिन वो चीज इतनी याद नहीं रखनी पड़ती, हमें यहाँ से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो जवाब बार पूछा जाता है वो कैरोटीन और लाइकोपीन के बारे में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया जो, क्लियर है बात। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, वर्णिक अवस्था, इसके बारे में हमें इतना पढ़ना होता है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। अब हमारा आता है, ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट का, क्या आता है, आप कहोगे जी मेन तो रह गया और लास्ट रह गया, यानी हरित लवक रह गया, रह गया हरित, ठीक है। हरित लवक वो कैसा है, ग्रीन कलर पिगमेंट है, यानी ये कैसा है, हरा रंग,
इसका रंग कैसा है, हरा, ठीक है ना। तो इसमें कैसा पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट की बात आगे करेंगे, ठीक है। तो हरित लवक ज्यादातर पाया कहाँ पे जाता है, तो आपको आंसर देना होगा लार्ज नंबर इन, फाउंड लार्ज नंबर इन लीफ, ठीक है ना। यानी सबसे ज्यादा ये पत्तियों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है ना। पत्तियों वाले नहीं, हस्बैंड वगैरह में पाया जाता है, उसके अंदर में पत्तियों का मतलब है लीफ में पाया जाता है, ठीक है। पत्तियों में पाया जाता है, पत्ते बेचारे होते हैं, बेचारे पत्ती, बेचारे पत्ती बोला, ठीक है ना, बेचारे पत्ती, ये सब मतलब जरूरी हो गया, बेचारे पत्तियों को मत किया करो कोई भी, तो पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। बात में याद करनी है, पत्तियों में सबसे ज्यादा कौन सा लवक होता है, मतलब लगभग एक सेल के अंदर 20 से 40 के बीच में इसकी संख्या हो सकती है, 20 से 40 के बीच, यानी पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हरित लवक की वजह से, ठीक है ना। काम क्या करता है, तो ये करता है फूड सिंथेसिस, यानी भोजन का संश्लेषण करता है, एक तो ये, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड, यानी किसी भी पौधे के भाग को, चाहे स्टेम अगर हरा है तो उसको भी हरा रंग किसकी वजह से कौन देगा, क्लोरोप्लास्ट देगा, हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। हरा रंग देने का काम करता है पौधों की पत्तियों वगैरह को, या मतलब फल हमने देखा होगा, कोई भी फल उसमें में क्या होता है, हरा होता है, तो उसके अंदर हरा रंग किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, तो फूड सिंथेसिस किससे करता है, जब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, सारे क्वेश्चन के आंसर 1 मिनट में दे दोगे आप। प्रकाश संश्लेषण कौन से लवक द्वारा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये बात यहाँ हो गई। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, तो आप दोगे जी क्लोरोप्लास्ट से आप याद रखोगे एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कि हरा वर्णक पाया जाता है, और एक हरा वर्णक है, उसका नाम क्या है, तो आप ये लिखोगे क्लोरोफिल, यानी इसमें हरे रंग का पदार्थ क्या, क्लोरोफिल है, ठीक। और क्लोरोफिल जो हरा है वो किसके कारण है, तो आपको इसके अंदर एक मेटल पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है ना। और मैग्नीशियम का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, क्लियर। यानी हरा वर्णक है, उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल, या इसे आप हरित, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, और हरित का मतलब है हरा, पर्ण हरित यानी पत्तों में पाए जाते हैं, ये बात मैंने पहले बता दी, ठीक है। यानी एक हरित लवक है, उसमें क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाए जाने की वजह से ये क्या है, क्लोरोफिल हरा है, हरा तो हरा पत्तियों का हरा किसकी वजह से, यानी पत्ती जो हरे भरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण नहीं होते, पत्ती यानी लीव्स, ठीक है, या लीफ जिसे बोलते हैं, लीव्स क्या है, प्लूरल है, और सिंगुलर क्या है, लीफ है, इस बात को याद रखना, ये बात याद रखो आप, ठीक है। बस ना क्या होता है, देखो एक बात बताता हूँ आपको, एक डायग्राम बनाते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन है, क्या है, ये इनर होगी, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और इसके अंदर इस प्रकार से कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े भी होते हैं, क्लियर है। पूरा क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह वो होता है स्ट्रोमा, उसे क्या बोला जाता है, यहां से क्वेश्चन आया था, स्ट्रोमा, ठीक है। और ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, यानी एक कॉइन, दो कॉइन, अनेक कॉइन होते हैं, इनको बोलते हैं थाइलोकोइड,
थाइलोकोइड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो थाइलोकोइड ये पूरे इकट्ठे हो गए क्या बनाएंगे, एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होता है ग्रेनम। क्या नाम है जिसका? ग्रेनम। याद कर लेना इस बात को, ठीक है। और जो ग्रेनम है यानी थैलोकोइड है ना, यानी इसको मैं लार्ज करके बताता हूँ, ये थैलोकोइड इस प्रकार से कोइन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसके अंदर पाए जाते हैं अनेक प्रकार के पिगमेंट, ये इसके ऊपर, ठीक है ना। और ये क्या है? क्लोरोफिल है। ये क्या है? क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्या ये? क्लोरोफिल। तो आपको पता चल गया होगा आप जब तक पहुंच गए क्लोरोफिल कहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि थैलोकोइड है ना, जो थैलोकोइड है, थाइलोकोइड क्या है? एक कोइन जैसी संरचना है, उससे वो ज्यादा थाइलोकोइड जुड़ेंगे, यानी एक पे एक, एक पे एक आप सिक्के लगा दो इस प्रकार से, मतलब पूरी खड़ी कर दो, तो इस प्रकार का सिक्कों, मतलब एक एक सिक्का क्या कहलाएगा? मानो थाइलोकोइड, सिक्कों से बनी हुई एक श्रृंखला सीरीज सी बन जाएगी, वो क्या कहलाएगी? ग्रेनम कहलाएगी, ठीक है। और ग्रेनम के बाहर का जो खाली का हिस्सा है ना, जो मैट्रिक्स भाग है उसका, वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, तो आप बता ही दोगे, क्योंकि आपको पता है थाइलोकोइड में क्या है? क्लोरोफिल है, और प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे है? क्लोरोफिल में होता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल में हो रहा है, तो क्लोरोफिल किसका हिस्सा है? थाइलॉइड, ठीक है, थाइलोकोइड का हिस्सा है। और थाइलोकोइड किसका? ग्रेनम का है। तो आप से यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल क्या करता है जी? क्लोरोफिल क्या करता है? तो आप कहोगे ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। एक बात होगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का कौन सा हिस्से में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? ग्रेनम में होगा, यानी दिन में जो काम होगा वो ग्रेनम में होगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा? ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण होगा किस हिस्से में होगा? ग्रेनम में। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, क्लियर है बात। तो ये संश्लेषण में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जल की होती है, ठीक है ना। उसके बाद है क्लोरोफिल की होती है, क्लोरोफिल के साथ साथ और किसकी होती है? प्रकाश की होती है, ठीक है। और कौन सी धातु चाहिए उसमें? मैग्नीशियम, ठीक है। तो आपसे यहाँ से पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहता है? कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है, ठीक है। किस धातु के कारण पादपों का रंग हरा होता है? मैग्नीशियम के कारण होता है। मैग्नीशियम की कमी होने से पत्तियां टूटकर पीली होकर गिर भी जाती है, ठीक है। फिर क्लोरोफिल किसमें बदल जाता है? कैरोटीन में बदल जाता है, और वो क्या करता है? पीला रंग दे देता है उसको, ठीक है, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? ग्रेनम भाग में। किसके? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसका भाग है? हरा हुआ, ठीक है ना, एक हरे रंग का पिगमेंट है, हरित लवक का, ठीक है। तो आपको आंसर लेना है ये। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण करके ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। और जहां पर भोजन का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। तो पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है? रसोई घर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? क्लोरोफिल। क्या रहेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को क्या कहता है? किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है, यानी पादप का रसोई घर। भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। हरा रंग देने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल में होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लोरोफिल किस बात में होता है? ग्रेनम में होता है। इस बात को इससे भी याद रख सकते हो क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। ठीक है, अभी क्रिया नहीं बताऊंगा मैं, अभी क्रिया बताने में टाइम लग जाएगा। जिस दिन हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत कुछ अच्छा बता दूंगा, टेंशन मत लेना। यानी भोजन प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पादपों में होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल जिसमें होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, वो खुद का भोजन बना सकते हैं, ठीक है। और खुद का भोजन बनाने वाले क्या कहलाते हैं ये मुझे बताना। जो समय भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। जो क्या है? प्राथमिक, ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं, वो है पादप। किसके कारण? क्लोरोफिल। पादप के अंदर भोजन कौन बनाता है? तो पत्तियों में बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे पत्तियां भोजन बनाती हैं। पत्तियों के अंदर कौन बनाता है जी? हरित लवक बनाता है। पत्तियों का कौन सा भाग है? हरित लवक का। हरित लवक का कौन सा भाग है जी? ग्रेनम। कौन है? ग्रेनम। ग्रेनम का कौन सा भाग है? थैलोकोइड, ठीक है ना, थैलोकोइड। और थैलोकोइड का कौन सा भाग है? तो क्लोरोफिल। इस बात को याद रखो आप, क्लोरोफिल,
तो पत्तियों में भोजन कहाँ बनता है, पौधे के किस भाग में भोजन बनता है, तो आपका आंसर ये रहता है पत्तियां। किस लौक में बनता है, तब आपका आंसर रहता है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया किस भाग में बनता है भोजन, यानी आपसे पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये बात भी यहाँ पे भी लिखी है, प्रकाश संश्लेषण हरितलोक में होता है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, पत्तियों के किस भाग, इस प्रकार थैलोकोइड में होता है, थैलोकोइड का कौन सा भाग है, क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल काम कर रहा है, नाम से बता हो रहा है, तो ये बात भी याद रखी गई आपको मोटे मोटे तौर पे। क्लियर है बात क्या? तो ये आपका हो गया प्लास्टिक। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। ठीक है, प्लास्टिक हमने 3-4 प्रकार के पढ़े, किचन क्या है, कब क्या किसके प्रकार से क्या क्या कुछ होता है सब हमने बता दिया। अगर समझ में ना आए तो आप बता देना कमेंट करके। न्यूक्लियस यानी आपका है केंद्रक। 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, इसी कोशिका का दिमाग कहा जाता है, मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है इसे, ये बात भी याद रखना। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? तो ये इलेप्टिकल भी होता है, द्विवृत्ताकार भी होता है, ओवल शेप भी हो सकती है इसकी। कैसी होती है? ओवल भी हो सकती है इसकी। ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकती है, तो आप ये नहीं पूछेगा, ये गोल भी हो सकता है, स्फेरिकल गोलाकार भी हो सकती है, या दीर्घवृत्ताकार इलेक्ट्रिकल दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसके आपका क्या हो सकता है? स्फेरिकल भी हो सकता है यानी गोल भी हो सकता है, ओवल यानी अंडाकार भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके आकार हो सकते हैं, लेकिन आकार के बारे में ज्यादातर आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस केंद्रक यानी केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे केंद्रक कहा जाता है। लेकिन पादप कोशिका उसके अंदर ये क्या चला जाता है? मेम्ब्रेन के पास चला जाता है, तो आपसे नहीं पूछेगा बीच में पाया जाता है, नहीं तो आप याद भी रख सकते हो, ऐसा कुछ पूछ भी लिया जाता है, केंद्र में पाया जाने वाला केंद्रक है। ठीक है ना, इसे कोशिका का दिमाग या कोशिका नियंत्रण को करता है, क्योंकि जो सेल के अंदर जो काम हो रहे होंगे ना, जो हमारे शरीर में जो काम हो रहे होंगे हमारे दिमाग की वजह से होंगे, हमारा दिमाग जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमारा शरीर चलेगा। तो उसी प्रकार इसका दिमाग कौन सा है? केंद्रक है, कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है ना, वो क्या करेगा? मतलब सारी चीजें जो हो रही है, प्रोटीन का निर्माण वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो रहा है ना, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? वो केंद्रक के द्वारा, इसलिए इसे कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, और ये किसमें पाया जाता है? तो ये डेवलप्ड पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट यानी पाया जाता है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप सीधा याद कर सकते हो, प्रोकैरियोटिक। कैरियो का मतलब यहाँ पे शब्द किससे रिलेटेड है? तो आप याद रखना, केंद्रक से संबंधित है। ठीक है ना, कैरी जो शब्द है ये केंद्रक से रिलेटेड है, कैरी। प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये ऑप्शन रहता है, उसमें नहीं माना जाता, इस बात को याद रखना। प्रो का मतलब होता है बहुत ही कम, ठीक है ना, इनमेच्योर, जो मैच्योर नहीं है, यानी इसके अंदर केंद्रक मैच्योर नहीं होता, इसका नाम, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रो, कम परिपक्व, जिसके अंदर कैरियो यानी केंद्रक, जिसके केंद्रक कम है, लेस डेवलप होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और जिसमें अच्छा डेवलप है उसे क्या बोलते हैं? कैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो केंद्रक के आधार पर ये दो कोशिका बनाई गई है। क्लियर है बात क्या? दो प्रकार के, ठीक है, ये बात है केंद्रक। और केंद्रक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसका आकार हो सकता है, देखो 0.5 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक इसका साइज हो सकता है।
ये इसका साइज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी याद कर लो, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल्स, ठीक है, यानी जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका, जंतु कोशिका क्या है, सबसे बड़ा कोशिका है, ठीक है। उसके बाद एक बात और भी याद रख लो, क्या ये डबल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी दोहरी झिल्ली वाला कोशिका, ठीक है, यानी दोहरी झिल्ली वाला कोशिका। तो 4-5 बातें आपको ये याद रखनी है, इसके बाद आगे और पढ़ेंगे। यानी ब्रेन ऑफ कंट्रोलर ऑफ सेल, आकार वगैरह तो याद रखो। यूकेरियोटिक कोशिका में बहुत अच्छा विकसित क्या पाया जाता है, केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में कम विकसित, लेस डेवलप होता है, ठीक है। इसका आकार इतना हो सकता है लगभग यहाँ से लेकर इतने तक। लार्जेस्ट सेल यानी जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। उसके बाद आपको डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, आरबीसी जो होती है उसमें नहीं पाया जाता, प्लेटलेट में नहीं पाया जाता, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बात भी याद रख लो, ठीक है ना। सीव जो होती है, यानी जो छलनीदार कोशिकाएं होती है, जैसे फ्लोएम जाइलम होता है, उसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है, उसके अंदर भी क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। इस बात को भी याद रख लेना, लेकिन वो बाद की बातें थोड़ी। ये बात होगी। अब केंद्रक होता कैसे है, देखो ठीक है, जैसा बन जाए वैसा बना लेना। इसमें है डबल मेम्ब्रेन, तो डबल बनाएंगे ना, ये केंद्रक है, इसका नाम है केंद्रक। ये है छिद्र, पोर जिसे बोलते हैं, पोर या छिद्र है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं। ये है इसकी मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात करिए, इसके अंदर इस प्रकार की संरचना मिलेगी आपको, रंगीन बनाएंगे, थोड़ा सा मजा आएगा। इस प्रकार की संरचनाएं मिलेगी जनाब, ऐसे 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 ऐसे, और बीच से मिलेगा कुछ ऐसे। ये आपके क्रोमेटिन ये आपका न्यूक्लियोलस, जिसे आप बोलते हो केंद्रिका, क्या बोला जाता है इसे, केंद्रिका कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमेटिन में क्या है वो चीज आके पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप लिख सकते हो। ये आपका केंद्रक है, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, कुछ चीजें बाहर जाएगी, वो किसके कारण जाएगी, इन छिद्र के माध्यम से जाएगी, ठीक है ना। छोटे बना देता हूँ छिद्र, ठीक है, ये छिद्र है इसके, ये वाले, क्लियर है। यानी आपका केंद्रक है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन इसके अंदर होता है, न्यूक्लियर केंद्रिका इसके अंदर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी क्या है, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसमें छिद्र भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें सारे के सारे जेनेटिकल मटेरियल है, यानी जो अनुवांशिक पदार्थ है वो भरे होते हैं। कैसे कैसे भरे होते हैं, अब चलते हैं इससे आगे, ये बात याद हो गई, ठीक है। यहां से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की आपको एक ही बात याद रखनी है, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। इसमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, एक तो ये बात रखो। दूसरी ये बनी होती है लिपोप्रोटीन से, क्या लिख दिया,
इससे बनी होती है लिपोप्रोटीन से। तो किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसमें लिपिड भी है प्लस प्रोटीन भी है। लिपोप्रोटीन से बनी होती है, लिपोप्रोटीन से, ये बात याद रखनी है। ठीक है ना। तो आप कहोगे क्या है ये? बाई लेयर है, यानी दो है, इस पे दो झिल्लियां बाई लेयर है, द्वि परत पाई जाती है। ठीक है ना, दो परत होती है इसमें। प्लाज्मा, इसके बीच का भाग को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर प्लाज्मा बोलेंगे, कोई याद नहीं करना, कुछ भी नहीं। इसके अंदर कुछ पाएगा, प्रोटीन वगैरह होते हैं, आयरन वगैरह, याद नहीं। अब केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटिन। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक धागेनुमा संरचना है, धागेनुमा संरचना, ये भी बात। ठीक है, क्रोमेटिन धागेनुमा एक संरचना है जिसके अंदर सारा का सारा क्या पाया जाता है? एक मटेरियल पाया जाता है, यानी अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ। ठीक, अनुवांशिक पदार्थ यानी क्रोमेटिन आपसे पूछे किससे मिलकर बने होते हैं, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी एक तो क्या इसमें डीएनए है प्लस क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। यानी हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एक कोशिका के लिए, जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थों का निर्माण होता है हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। तो कौन सा प्रोटीन है जो केंद्रक में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन है जो केंद्रक में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? हिस्टोन प्रोटीन केंद्रक में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ क्या क्या है इसके अंदर? तो अनुवांशिक पदार्थ एक तो डीएनए हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया? जीन हो गया, ये अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है ना, आरएनए हो गया, ये अनुवांशिक पदार्थ जो किसमें पाए जाते हैं? क्रोमेटिन में। आप कहोगे जी क्रोमोसोम किधर गया? तो आपको मैं बता देता हूँ, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है क्या? वैसे गुणसूत्र है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम। यानी जब क्या होता है, जब मेटाफेज होता है ना, यानी कोशिका का विभाजन होता है, उसका मेटाफेज क्या होता है? अवस्था आती है। ठीक है ना, मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? गुणसूत्र। उसकी स्टडी करना होगा, हमें कौन सा फेज देखना होगा? मेटाफेज देखना होगा। अगर हम गुणसूत्र देखना चाहते हैं तो हमें किसका वेट करना होगा? कोशिका विभाजन का वेट करना होगा। गुणसूत्र हमें इससे दिखाई नहीं देते। गुणसूत्र क्या है? ये भी क्या है? धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो क्या होते हैं? क्रोमेटिन होते हैं। ठीक है, पहले जब क्या होगा? ये क्रोमेटिन है, जब क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा तो क्रोमेटिन टूट जाएंगे और इस प्रकार से हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नजर आएंगे तो इसे क्या बोल देंगे? गुणसूत्र बोलेंगे। ठीक है ना, गुणसूत्र के बारे में मैं पढ़ाऊंगा कहां पर? अनुवांशिकी पढ़ेंगे तो डीएनए वहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये मत सोचना यहाँ पढ़ा दूंगा तो वहां क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोशिका चैप्टर खत्म कर देंगे आज। तो डीएनए क्या है इसके बारे में बहुत ही कम बताऊंगा मैं। अनुवांशिकी प्राप्त होगा हमारा, जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम, ग्रेगर मेंडल द्वारा क्या क्या होता है क्या था, तो वहां पर ये पढ़ेंगे अनुवांशिकी पदार्थ। ठीक है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा मैं आपको, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से मिलकर क्रोमेटिन बना है। क्रोमेटिन जब टूट जाता है कोशिका विभाजन के समय तो वो क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से? डीएनए, जीन है, आरएनए। ठीक है, इस बात को मैं ऐसे करता हूं, आप ऐसे देखो। एक तो क्या है, एक बात हमेशा याद रख, सेल है। कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या है? क्रोमेटिन है। क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर जो टूटेंगे तो ये क्या होगा? क्रोमोसोम कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना है, यानी डीएनए। और डीएनए का एक सेगमेंट क्या है जिसका नाम क्या है? जीन है।
इस वक्त याद रखो आप, ठीक है ना। यानी जीन जो काम कर रहा है वो काम डीएनए द्वारा भी हो रहा है, डीएनए जो काम कर रहा है वो क्रोमोसोम भी हो रहा है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन यानी क्रोमेटिन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस यानी सेल। और मैंने एक बात कही थी अनुवांशिक इकाई, ठीक है ना, किसे कहा जाता है, तो कोशिका को भी कहा जाता है, और सबसे छोटी अनुवांशिक इकाई वो क्या है, जीन है, ठीक है। न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्या क्या बातें बताई जाती है यहाँ से, वो चीज मैं बता देता हूँ। डीएनए क्या है तो आप देख लेना, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम का भाग है, ये आपका क्रोमोसोम है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे दिखाई देगा आपको क्रोमोसोम, इसके बीच में एक धागेनुमा संरचना नजर आएगी इस प्रकार से, इसका नाम क्या है, डीएनए, इसका नाम क्या है, डीएनए, ठीक है ना। इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो जुड़ा होता है, यानी गुणसूत्र किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर, यानी जिसे केंद्र के बिंदु भी बोलते हैं, सॉरी सेंटर यानी केंद्र के बिंदु भी बोलते हैं, क्या गुणसूत्र बिंदु बोल देते हैं, इन्हें बोला जाता है क्रोमेटिड, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि गुणसूत्र और डीएनए वगैरह जो आरएनए है उनका कम से कम 2 घंटे का लेक्चर है, डीएनए और गुणसूत्र दोनों का 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो वहां पे समझाऊंगा। अगर थोड़ा सा समझना है वो बात नहीं, आपको नहीं समझना तो आप इतना भी याद कर सकते हो। इसकी खोज की थी स्टार्सबर्ग ने, स्टार्सबर्ग ने खोज की थी, याद रखना इसका, ठीक है ना। नाम दिया था वाल्डेयर ने, ठीक है, और यहाँ पर एक यानी नाम किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था, तो खोज इसने की थी, नाम इसने दिया था, लेकिन आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है 99% किसने खोज की, तो आपका आंसर क्या रहता है, वाल्डेयर ही रहता है, याद रखना। अगर स्टार्सबर्ग उसमें दिया हुआ ऑप्शन में तो सही होगा, लेकिन अगर वाल्डेयर दिया हुआ है तो आप वाल्डेयर पे जाओगे। नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया, खोज भी इसका नाम वाल्डेयर के नाम लिख दी जाती है। आपके HSSC, SSC, PCs वगैरह एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा क्या पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, याद रखना, जोड़े में पाए जाते हैं, खत्म नहीं हुआ क्रोमोसोम, बहुत लंबा चलेगा भाई, ठीक है ना, जोड़े में पाए जाते हैं। थोड़ा सा क्रोमोसोम कब देखे जा सकते हैं, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय देखे जा सकते हैं। 4-5 बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में 42 गुणसूत्र होते हैं, 40 होते हैं, 42 किसमें होते हैं, अंदर में होते हैं, ठीक है, याद करवा दूंगा सारे ट्रिक वगैरह से याद। मानव में 46 है, यानी कितने जोड़े हैं जी, 23 जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े। 22 जोड़ों को कहा जाता है ऑटोसोम, क्या कहा जाता है, ऑटोसोम, और एक जोड़े को कहा जाता है एंडोसोम, ठीक है। और यह जोड़ा क्या मिलता है, लास्ट वाला जोड़ा पुरुष में और महिला में अलग अलग मिलता है, यानी ये तो महिला में मिलता है XX, और ये क्या मिलता है, पुरुष में मिलता है। और ये बात मैं समझा चुका हूँ फर्टिलाइजेशन में, तो आप पीछे वाला लेक्चर जाके देखें, फर्टिलाइजेशन जिसमें करवाया गया है, निषेचन करवाया गया है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है, मतलब एक भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार फर्टिलाइजेशन होता है, किस किस प्रकार से क्या क्या होता है, कौन से जोड़े महिला और पुरुष किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। बाकी इस चीज को मैं आगे भी समझाऊंगा, क्योंकि बार बार इस चीज रिपोर्ट रिपीट करने से दिमाग खराब होता है, सीधी सी बात है। अनुवांशिकी जब अनुवांशिकी चैप्टर होगा ना तो ये अच्छे से होंगे, टेंशन मत लेना क्या क्या है, एक एक चीज करें। या अनुवांशिकी रोग जब करवाऊंगा, अनुवांशिकी रोग, ठीक है, जेनेटिक्स डिजीज जो होगी वो वहां पे दोनों चीज अच्छे से करेंगे। डीएनए, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके कम से कम बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है,
फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बलात्कारी अपराधी वगैरह को पकड़ने के लिए, चोर वगैरह को पकड़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन बनते हैं यार, वहाँ पे करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो डीएनए वहाँ पे हो जाएगा, क्रोमोसोम वहाँ पे हो जाएगा जब अनुवांशिकी चैप्टर होगा, ठीक है। क्रोमेटिन के बारे में मैंने बता दिया। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, केंद्रक में। आपसे पूछे डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। जीन कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, ठीक है। आपसे पूछे क्रोमोसोम कहाँ है, केंद्रक में। क्रोमेटिन कहाँ है, केंद्रक में, ठीक है ना। केंद्रक कहाँ है, सेल में। सेल कहाँ है, ऊतक में। ऊतक कहाँ है, मसल्स में। मसल्स कहाँ है, अंग में। अंग कहाँ है, शरीर में, ठीक है ना। और शरीर कहाँ है, ब्रह्मांड में, धरती पे है, क्लियर। जीन क्या है, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। जीन क्या है, क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहां पर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोशिका चैप्टर, संरचना, कोशिका, उसकी संरचना पूरी हो गई, ठीक है। कोशिका विभाजन रहता है हमारा, सेल डिवीजन रहता है, वो भी कभी करवा देंगे, नो टेंशन, ठीक है। कोशिका विभाजन से आपसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। चैप्टर बहुत लंबा है कोशिका विभाजन, ऐसा नहीं मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। सारी फेज करेंगे तो उसके बाद सेल साइकिल पढ़ेंगे किस किस प्रकार से, ठीक है। नॉट फेज, तो दिक्कत होगी वहां पे, तो बहुत लंबा है, थोड़ा सा लंबा है। वहां से क्वेश्चन भी बहुत ही कम बनते हैं, और जहां से 99% क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा 15 मिनट का काम आपका, वो मैं 15 मिनट में करवा दूंगा, ठीक है ना। उस पर हम कम से कम 4-5 घंटे बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपर लेवल का चला जाता है। आपसे जो पूछा जाता है वो 10-15 मिनट का ही है, वो कभी कर लेंगे आप। जब क्वेश्चन करेंगे तब बता दूंगा, या जहाँ पे भी होगा जैसे जैसे होगा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर करना है बता देना, कमेंट करके बता देना, मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेक्चर लंबा हो गया तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल, जय हिंद।